अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले डिस्कशन करेंगे बजट 2025 एंड 2026 के हवाले से, जो कि 10 जून को पेश किया जाएगा आफ्टर ईद। और हम ये भी देख रहे हैं कि हम सेक्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के हवाले से। खासकर हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट सेक्टर, यानी कि अगर हम PSDP की मद में देखें या हम ये देखें कि बजट के अंदर जो एक चंक रखा जाता है, हमेशा से PSDP को बढ़ा के रखा जाता है ताकि रवां साल जो भी आने वाला बजट होता है उसके अंदर तकरीबन जितना भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़रा बेहतरी की तरफ लाया जा सके। इस बार भी हम देख रहे हैं कि जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इस बार देख रहे हैं तरक्याती बजट तकरीबन 1500 अरब का रखा जा रहा है, और जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो तकरीबन 824 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे जाएंगे। और ये तखमीना है, अब बजट आएगा तमाम चीज़ें क्लैरिटी भी देंगे, और साथ साथ हम बजट के अंदर मजीद प्रोजेक्ट्स देखेंगे कि कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कैसे हम देखते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी आते हैं, तमाम कम्युनिकेशन स्किल्स भी आते हैं। और ख़ासकर अगर हम बात करें इस बार की, तो हमने देखा कि हम अपनी कम्युनिकेशन की वजह से, अपनी डेवलपमेंट की वजह से तमाम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रैब कर पाए। खासकर अगर हम SIFC की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिखाई दिया इन तमाम चीज़ों के अंदर। और अगर हम थोड़ा सा ओवरसीज़ बात करें, ओवरसीज़ हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन दी कंट्री हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास ये आइडिया है कि हम बिजनेसेस को आसान बनाएं, उनके लिए जो एक निज़ाम है, उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आसान करें, चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए हो, चाहे वो गुड्स फ्रेट के हवाले से हो, या फिर पहुँच तक हो, यानी कि रसाई की बात की जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि वो इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान आते हैं उनको भी इस बजट के अंदर कोई ना कोई ऐसी लीनियंसी दी जाए जिसकी वजह से उनके लिए आसानी पैदा हो, उनके लिए ये चीज़ सामने आए कि वो हमारे मुल्क में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा उनके लिए आसानी होती है। आज इसके हवाले से हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं और गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। बिल्कुल वाज़े तौर पे PSDP की मद में जो हमने देखा एक अमाउंट, उसमें हमने प्रोजेक्ट्स भी देखे और इनका एक इम्पैक्ट भी देखा इस साल के अंदर। और वेरी नेक्स्ट ईयर जो हमारा 2025 एंड 2026 FY है, इसके अंदर यकीनन हमारे सामने एक अच्छे और बेहतर प्रोजेक्ट सामने आएंगे। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन द स्टूडियो। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद बरलास साहब। आप एक्सपर्ट हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सर, क्या कहेंगे, हम आज कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ासकर जो साल गुजर गया उसके अंदर और जो अब आने वाला है इसके अंदर आप क्या चीज़ें देख रहे हैं? और हम बात कर रहे हैं B2B बिजनेसेस को एक थोड़ा सा उनको कम्युनिकेट करने के लिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। ये नताशा इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इस पर आप जितना चाहें बात कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये मुझे आप कहने की इजाज़त दें कि जब ये गवर्नमेंट आती है, इनका प्रायोरिटी हमेशा कम्युनिकेशन रही है और कम्युनिकेशन पे ही इनकी तवज्जो रही है। हम बीइंग एक्सपोर्टर, हमें सबसे पहले ज़रूरत ये होती है कि जो हमारा सामान या जो हमारा गुड्स है, एक्सपोर्ट की चीज़ जो है वो बर वक्त पोर्ट तक पहुंच सके। तो कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो पहुंच सकेगी। और ख़ास तौर पे उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पेरिशेबल्स के लिए। आज भी ऐसी जगहें मौजूद हैं कि जहाँ से हम इन टाइम चीज़ें नहीं ला पाते और वो चीज़ें वहीं की वहीं ख़राब हो जाती हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ख़ास तौर पे रोड नेटवर्क पे बड़ी तवज्जो दी जा रही है और रेलवे को बड़ा इम्प्रूव किया जा रहा है, और ये वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि अल्लाह ने जो हमें ये पिछले माह हमें जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अब उसको हमने कन्वर्ट करना है इकॉनमी के ऊपर। वही फोर्स, वही मोमेंटम हमने लेके जाना है। तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। मुझे इत्तेफाक से, मैं पिछले 2-3 हफ्तों से आउट ऑफ कंट्री था, जो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, अब पाकिस्तान के ऊपर बड़ी एक आस और उम्मीद और नज़रें लगाए बैठे हैं कि ये ऐसा सरप्राइज़ दिया है और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस के साथ ये नज़र आएगा आपको। मैं तो ये समझता हूँ कि असल पाकिस्तान जो अब नज़र आया है, ये उसके लिए ये कम्युनिकेशंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम वी आर इन बेटर पोजीशन टू नेगोशिएट इन द रीजन।
अगर हम थोड़ा सा अपने पीस के हवाले से देखें तो एक बहुत ही पावरफुल मैसेज ऑलरेडी कन्वे हो चुका है। और अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और इस पोर्टफोलियो को बिल्डअप करें तो यहाँ के हवाले से भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये कम्युनिकेशन आप कैसे देखते हैं, इस बार जो बजट को इन्हांस भी करेगी, यानी कि बजट में भी इसका एक शैडो दिखाई देगा? जी, मैं समझता हूँ कि देखें, इसकी वजह से ना हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंट्रैक्ट कर सकेंगे। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि हमने कम्युनिकेशंस के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को साथ इन्वॉल्व करना चाहिए, रोड नेटवर्क के ऊपर, पोर्ट डेवलपमेंट के ऊपर। और जैसे कि हम प्राइवेट एयरलाइंस दे रहे हैं, इसी तरीके से हम दुनिया भर के अंदर प्राइवेट ट्रेन चल रही हैं, कार्गो की चल रही हैं, कार्गो के तजर्बे किए गए हैं, बड़े अच्छे कामयाब रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती, वो फार्मूले कामयाब नहीं रहते। अदरवाइज़ जितना कार्गो का लोड रेलवे उठा सकती है, रोड नेटवर्क नहीं उठा सकता। और चीप भी है वो, चीप भी, इकॉनमी भी, इकोनॉमिकल भी है, और बड़ा फास्ट है। तो इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये जो साल है आपका, ये बजट आपको एक अच्छी सिमत देगा और अगले बजट तक आपको परफॉर्मेंस नजर आएगी। और जितना बजट रखा गया है ना, बात करेंगे हम इकोनॉमिक जोन्स अगर देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक जोन्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करें तो इसके लिए जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा सा अगर हम स्पेसिफिकली कराची की बात करें, यानी कि अगर 70% ऑफ बिजनेसेस हब कहते हैं कि कराची है, तो इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी रिक्वायरमेट है। इस साल के अंदर आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? देखिए नताशा, मैं ये समझता हूँ कि जो कराची परफॉर्म करता है, हम उसका हक अदा नहीं कर पाते। जितनी इंडस्ट्री वहाँ पर है और जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है, मैं कराची, मेरा ऑफिस भी है, घर भी है। मैं जब जाता हूँ, देखता हूँ, खुद परेशान हो जाता हूँ। मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मैंने कहा यार ये आप लोगों की हिम्मत है कि इस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। अच्छा, जो इंडस्ट्रियल जोन है अगर उनको भी देखा जाए, यानी कि उनके लैंड के हवाले से जो कुछ इनिशिएटिव लिए गए कि लैंड थोड़े से चीपर प्राइस में, या फिर उनको सिर्फ एक गवर्नमेंट की तरफ से दी गई और फिर उसके बाद अगर बिजनेसेस लगाते हैं, क्योंकि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है और वो सिर्फ लैंड ही ले लेगा तो फिर वो आगे अपना बिजनेस कैसे चलाएगा? इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं अक्सर जिस भी फोरम पे मुझे मौका मिलता है बात करने का, मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको लीज आउट करें, इसको सेल ना करें। इंडस्ट्रियल एरिया को जब आप सेल कर देते हैं, वो रियल स्टेट में चली जाती है। लोग उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट ले लेते हैं, उसके बाद वो परफॉर्म। आप जो भी है, एक तो हमें सेक्टर वाइज जोन्स बनाने चाहिए। हमें पता है कि जी लाहौर, गुजरावाइज और गुजरात की ये इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्री सिर्फ इसके लिए रखी गई है और आपने विद इन द 3 years वहाँ से प्रोडक्शन लेनी है उस इंडस्ट्रियल जोन से। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर सेक्टर वाइज हो जाते हैं, तो वहाँ वैल्यू एडिशन के बहुत वैल्यू एडिशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ख़ास तौर पर अभी मेरी चंद माह पहले मेरे साथ कोई अच्छे इदारे के दोस्त थे, उनको मैं यही कह रहा था कि अभी जैसे हमारी यहाँ मिनरल की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो सबसे ज़रूरी एलिमेंट है, रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई जाए। जिसने इन्वेस्टमेंट करना है वो यहाँ वैल्यू एडिशन का प्लांट लगाए, फिर एक्सपोर्ट करें। हमसे चंद हज़ारों में चीज़ लेके वैल्यू ऐड करके वो लाखों करोड़ों में तो वो कमा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी काम करना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे जब तक काम नहीं होगा, हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सेकेंडली, CPEC इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो टर्न्योर CPEC का आना था, जो सेकेंड फेज था, बदकिस्मती से हम उसको उसके हम समर नहीं ले सके, सम्राट नहीं ले सके, क्योंकि अब उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करने थे और उन्होंने यहाँ के रॉ मटेरियल को एंगेज करना था, लेबर को एंगेज करना था। और डेफिनेटली जो चीज़ यहाँ से बन के जा रही है, चलिए अब तो स्टार्ट हो रहा है ना, अब तो बजट भी आ रहा है, अब थोड़ा सा हमारी इकोनॉमिक हम कह सकते हैं अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आई एम वेरी होपफुल। लेकिन जो यहाँ से CPEC के थ्रू जो एक्सपोर्ट होना था ना, उस पर टैग तो मेड इन पाकिस्तान का जाना था जी। तो उससे क्या होना था कि मार्केट में आपकी जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा हो जानी थी। तो अब आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह आने वाला टर्न्योर आफ्टर दिस बजट टिल द नेक्स्ट बजट, इट वेरी आइडल टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल द कंट्री। राइट और आप हर सेक्टर के अंदर ये जो है उम्मीद रख रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम अगेन इसी बजट के हवाले से ही बात करेंगे कि हम बजट के अंदर खासकर ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज़रूर है बात करना ज़रूरी है। वो इसलिए कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से भी हम कह सकते हैं कि वो एक ऑयल सेक्टर की वजह से जो है बढ़ जाता है।
इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं हम, ऑयल जो है हमारी प्रॉपरली इंपोर्ट है, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से कि ट्रांसपोर्ट के बेटर इंतजाम, खासकर हम पंजाब सिटी में देखते हैं तो इट इज़ वेरी गुड कि मेट्रो सिस्टम है हमारे पास और ट्रेन के हवाले से काफ़ी अच्छे जो है वो इंतजाम आते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पूरे मुल्क के लिए बात करें तो कुछ जगहें हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो ट्रांसपोर्ट के एरिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। मैं क्योंकि सेंट्रल एशिया, ये पूरे सार्क रीजन के अंदर काफ़ी मेरा काम भी रहा है और मेरा सब्जेक्ट भी यही है। हमें एक ऐसा लॉजिस्टिक सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है जिनकी रसाई दूसरे नेबरिंग कंट्री तक भी हो। अगर मेरी फैक्ट्री से कार्गो लोड हुआ है तो टिल द फैक्ट्री वो वहाँ, और वहाँ कस्टम इंस्पेक्शन होके वहाँ उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट तो बरलाल कीजिए। साहब, अभी तो रिसेंटली ये इनिशिएटिव लिया गया है ना कि अफगानिस्तान, ईरान एंड देन रशिया तक हमारी जो है वो ये ट्रेन ट्रायल बेसिस पे चल रहा है ना। ये अभी तो हम सारे साल में को ट्रायल बेसिस पे एक आध कंटेनर भेज के खुश हो जाते हैं। इसको हमने रेगुलर बेसिस पे लेके आना है कि हर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट उसको अवेल कर सके। तो इसलिए हमारी सेकेंडली अब हमें अपनी पाकिस्तान शिपिंग लाइन को फॉल करना बहुत ज़रूरी है। और जहां हमारे पास पहले 40-50 जहाज़ थे, अब टोटल 12 जहाज़ रह गए, उनमें से भी 4 ऐसे जो वर्कशॉप में खड़े। तो अब हमें नेबरिंग कंट्री के अंदर इतना ज़रूरी है कि हमें अपनी शिपिंग लाइन को दोबारा से फॉल किया जाए। अब मैं जैसे बांग्लादेश से वापस आया हूँ, तो अब वो हमारे ऊपर बड़ी आस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पाकिस्तान हमारी एक बड़े भाई का रोल अदा करेगा। तो जितनी डायरेक्ट हमारी शिपिंग लाइन होगी, ट्रांजिट से बचेंगे, कॉस्ट से बचेंगे, टाइम से बचेंगे। तो अब तो टाइम इज़ मनी, जितना जल्दी हम चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाए, यही हमारी सक्सेस होगी। अच्छा, आपने कहा कि अभी हम ट्रायल बेसिस पे बिजनेसेस का जो है वो थोड़ा सा देख रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ये बात करें कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो मुआहदे हैं वो सामने आ रहे हैं, खासकर ट्रेन के हवाले से, यानी कि रेलवे नेटवर्क जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपने ही कहा कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल रेलवे जो है वो नेटवर्क ही होता है। तो यकीनन अगर हम इससे फ्रेट भी बचा सकेंगे, इससे हमारे बिजनेसेस भी बढ़ सकेंगे और अफगानिस्तान, ईरान एंड थ्रू रशिया हमारे गुड्स ट्रांसफ़र हो सकेंगे टुवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। नताशा, देखें, अगर हम ट्रेड नेटवर्क की बात कर रहे हैं ना, तो ये इमीडिएट इफेक्टिव नहीं है। आज अगर हम बात करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करने में एटलीस्ट वी नीड 5 to 10 years। उसकी जो लाइन बिछाना, उसकी कम्युनिकेशन की तैयारी करना तो इतना आसान नहीं है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है। गो कि आज अगर हम इसका कदम उठा रहे हैं तो आगे आने वाली नस्लों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ट्रेन इज़ द चीपेस्ट। फिर दूसरा, हम लोगों ने दरियाओं से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। माँ सवाए पानी आता है, समुद्र में बह जाता है, दुनिया भर में आप चले जाएं। ऑलरेडी जो है वो कल नहीं, डैम से समथिंग एल्स, मैं इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करवाना चाहता हूँ। दुनिया भर के अंदर जो मुल्कों के अंदर दरिया चलते हैं, उस पर बहुत छोटे छोटे लाइनर चलते हैं, कार्गो शिप चलते हैं उसके अंदर। किसी ने अगर लाहौर से कराची सामान भेजना है तो वो वाया दरिया सिंध के थ्रू भी भेज सकता है। लेकिन हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी कि दरियाओं को हम एक कम्युनिकेशन का भी एक जरिया बना सकते हैं। बरलाल साहब, अभी हम जो देख रहे हैं गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ वो इकोनॉमी के हवाले से हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, हम देख रहे हैं तमाम सेक्टर में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो क्या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये जो आपने अभी जिक्र किया और ये ट्रांसपोर्ट या एक ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो प्रॉपर हो जाएंगी, इससे फ़ायदा तो होगा यकीनन। हर चीज़ एक दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है, या इंटरकनेक्शन। मतलब मैं कहूँ जी, मैंने चीज़ें अपनी फैक्ट्री में तो तैयार कर ली है, लेकिन मेरे पास कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, तो मैं उसको आगे पहुंचाऊंगा कैसे? कम्युनिकेशन तैयार है, मेरी फैक्ट्री तैयार नहीं है, वो किस चीज़ को लोड करेंगे? तो दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरत है। जैसे मैं अक्सर कह रहा हूँ कि हमें जितना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने नेबरिंग कंट्री में करने की ज़रूरत है। हम उन ममालिक के साथ कर रहे हैं जिनका बेनिफिट वो ले रहे हैं शायद। अच्छा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। थोड़ा सा मैं अगेन पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करना चाहूँगी। मज़ीद इन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या चीज़ ऐड ऑन हो सकती है इस बजट के अंदर जो आ रहा है 10 जून को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें लेके आएँ जहाँ से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है, मैं अभी ढाका से पहले बहरीन था, एक दिन की हमने समिट की और मोर देन $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आए एक दिन की कॉन्फ्रेंस पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ बड़े पुरुमीद बैठे हुए, और अब पाकिस्तान की पोजीशन वो नहीं है। अब लोगों को पता लग गया कि पाकिस्तान वो नहीं जो हम समझते थे। कॉन्फिडेंस आ गया। मैं तो शुरू से कहता आता था कि जो आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं है, वी नो द पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पाकिस्तान इंशाल्लाह
परफॉर्म करेगा बहुत अच्छे तरीके से। राइट, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अब वाज़ेह तौर पे दिखाई भी देगी, और ख़ासकर जब बजट आ रहा है तो उसके अंदर कुछ चीज़ों की क्लैरिटी भी सामने आ जाएगी। जो पीएसडी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी वाज़ेह तौर पे दिखाई देंगे, और आने वाले दिनों में जो इकोनॉमिक हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो अलाइन हो रही हैं उसके इम्पैक्ट्स भी आएंगे। वेल, थैंक यू सो मच बडला साहब, हमारे साथ मौजूद रहे आप, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, आज कम्युनिकेशन एंड हम देख रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से डिटेल डिस्कशन की बजट के अंदर। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं साथ। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। हम बात करेंगे मुल्क के आम अफराद की जिंदगी पर, आलमी उफक के बदलते हुए हालात और नजरियात पर, मुल्क का सियासी और मुआशी मंजरनामा क्या कहता है। पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार कितनी तेज है। खुशियों के लम्हात पर भी होगा तबादला ख्याल। शहरे इक़्तिदार क्यों है तमाम अहम खबरों का महवर। गर्द में अटे हुए तारीखी औराक पर भी होगी हमारी नजर। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं, इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबार ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ, सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक। सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा। सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से। हकाइक की ज़रब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्म। खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर।
ड्रामे की आड़ में भारत सिंध तास मुआहदे से फरार इख्तियार करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का इर्तकाब कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में तय पाने वाले इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान 3 मगरबी दरियाओं से औसतन सालाना 99 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हासिल करता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से भारत मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाओं में पानी के बहाव के बारे में पाकिस्तान को पेशगी इत्तला नहीं दे रहा। भारत आबी वसाइल को पाकिस्तान के खिलाफ जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत की आबी जारहियत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देने का हक महफूज रखता है। उकाबों के तसल्लुत पर फिजाएं फख्र करती हैं। खुदी के राजदानों पर दुआएं फख्र करती हैं। वतन से जिनके पैदा हूं बेटे महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएं फख्र करती हैं। सलाम अफवाजे पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो ब्लॉकचेन यानी कि बिलाल बिन साकिब साहब की, जिनकी क्रिप्टो काउंसिल यानी कि CEO भी हैं, वो उनकी मुलाकात हुई है अमेरिका में अमरीकी डिजिटल असासाजात काउंसिल के डायरेक्टर से। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो के हवाले से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ गई हैं। हमने देखा है क्रिप्टो रिजर्व भी कायम कर दिया गया है पाकिस्तान में, इसकी रेगुलेशंस पे भी काम हो रहा है। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि दुनिया के साथ कदम से कदम भी मिलाना है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर नए रेवोल्यूशन की तरफ पूरी दुनिया जा रही है और इसका मुकाबला करने के लिए हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम इस मैदान के अंदर आएँ। तो हमने देखा कि इसके अंदर हमने काफ़ी डेवलपमेंट इसी वीक के अंदर देखी है और इसी वीक के अंदर हमें वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि क्रिप्टो के अंदर काफ़ी काम हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी रेगुलेशंस के हवाले से काम कर रहे हैं और इसके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी सामने आ रही हैं। तो यकीनन आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान में और ख़ासकर इसके अंदर कितना ज़्यादा जो रेगुलराइज हो रहे हैं चीज़ें कितनी सामने आएंगी, वो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से बात करेंगे। NFC अवार्ड के जायजे के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, बड़ा ज़रूरी है ये। और प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से ये भी हमने देखा है कि गवादर पोर्ट के चलाने के लिए तुर्किया की शिरकत के ख्वाहिशमंद है, यानी कि तुर्किया हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ शाना बशाना यानी ब्रदरली कंट्री हमेशा से साथ है। और हम गवादर पोर्ट में भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि इसके अंदर एक डेवलपमेंट हो, एक चीज़ें जो है वो सामने आए, तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। और हम देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान के डिजिटल मालियाती मंसूबों का खाका पेश कर दिया, ये भी बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर हम बजट के अंदर देख रहे हैं चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं, लिहाजा यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि बजट 2025 एंड 2026 पेश किया जाएगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का डेवलपमेंट बैंक के क़याम का मंसूबा और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इसकी भी हिमायत का भरपूर ऐलान किया है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने मईशत में बाजी पलट दी है, पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत बेहतर होते हुए दिखाई देख रहे हैं। और ख़ासकर इमर्जिंग पाकिस्तान, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया का एतराफ़ है, पूरी दुनिया इसको जो है सराहती है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी भी इसको बताती हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो पायदार हो चुकी है, तरक्की की राह पर गामज़न है। और ख़ासकर इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ रही हैं, न्यू
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं और न्यू इतने ज़्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि रीजन के अंदर सामने आ रही हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने आज जो है वो एक एड्रेस में कहा। इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास आज के है, बजट अहदाफ की मंजूरी का भी इम्कानात मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से लिवाए यकीनन ये भी आयद किए जाने का इम्कान है बजट के अंदर, आज इसे भी डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान की IT बरामदात में 21% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, ये भी एक गुड न्यूज़ है जो आपको देना ज़रूरी है। IT के सेक्टर के हवाले से बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट सामने आ रही है और साथ साथ ओवरसीज चेम्बर्स का टैक्स इस्लाहात के निफाज का मुतालबा, तो इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट ओवर कॉल, उनको वेलकम करेंगे। मोहम्मद हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया है, क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं आप, इनसे बात करेंगे और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो चेंजेस आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं, इनके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हारून साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। जी वालेकुम सलाम नताशा। सर क्या कहेंगे, सबसे पहले ख़ासकर हम देख रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब साहब, इनकी मुलाकात हुई है US में और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि बैक टू बैक इस वीक के अंदर क्रिप्टो करेंसी के मुताल्लिक काफ़ी हमने चीज़ें और इनिशिएटिव्स देखे, क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो नताशा अपने प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस में बुलाने का शुक्रिया। देखिए ये जो आज खबर आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी और ये है आज की इसके हवाले से, क्योंकि ये तो देखें इस काम को तो रुकना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वो चैलेंजेस हैं, नजर आ रहे हैं, कुछ हमारे यहाँ पे जो अरकान असेंबली के हैं उनकी तरफ से हमें कुछ जो है वो रेजिस्टेंस मिलेगी। जाहिर सी बात है, देखें टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट जिन कंट्रीज ने इसको समझा, इस पर अमल किया और उसके अलावा उन्होंने जो अपने खास तौर पे जो क्रिप्टो रिजर्व को जो बढ़ाने जा रहे हैं या जो बनाने जा रहे हैं, दैट इज अ मेन पॉइंट हेयर। तो बिलाल बिन साकिब की जो आज मुलाकात हुई है रॉबर्ट डवाइन से, ये इस बात की अलामत है कि ये रुकने नहीं चाह रहे और ना ही चाह रहे कि इस काम में कोई मुदाखलत भी आए। देखिए कौंसिल का मकसद जो होता है बेसिकली किसी लीगल फ्रेमवर्क को या किसी पॉलिसीज को मुरतब करना होता है। आई थिंक ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें जो अपना काम करना है वो शुरू के चीज़ों को यानी कि अलाइन करना है, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको लेकर आना है और साथ साथ जो है ताकि आने वाले वक्तों में जो ये सारे चैलेंजेस हमने उनसे निपटना है। अच्छा, ये चैलेंजेस किस तरह के, उनमें आपको पता है सबसे पहले जो है वो क्रिप्टो की मैं बात करूं। पाकिस्तान के ऊपर ये देखा जाए कि पिछले कोई 5-6 साल के अरसे में ये जो हमारे यूजर्स है, जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, उनकी तादाद में अचानक इजाफा होगा, यानी कि वो 2.5 करोड़ से ज्यादा चले गए। अब ये सार्फिन आपको किसी और जगह नजर नहीं आएंगे, ना हमारे किसी फिनटेक के उस स्पेस पे नजर आएंगे, ना हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे स्पेस पे नजर आएंगे। इसका मतलब है कि इसमें जो जेंजी हमारी जो इन्वॉल्व है इस वाले काम में, उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो इसी बात को गवर्नमेंट ने मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ अहम फैसले किए, जिनमें सबसे अहम फैसला जो है वो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कि जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर जब वो अपना कैपिटल गेन लेकर आए तो उसके ऊपर टैक्स नाफिज किया जाए, और ये जरूरी भी है। इंडिया जैसा नहीं करना चाहिए कि 30% टैक्स लगा दिया, कम से कम टैक्स रखें ताकि जो एक स्मूथनेस है इस काम में वो चलती चली जाए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कशन चल रही है वो है बिटकॉइन की माइनिंग के हवाले से। ये तो आपको पता है कि 2000 मेगावाट जो है गवर्नमेंट देने को तैयार है, और वो अपने जो बिटकॉइन माइनिंग फर्म्स होंगी जिनके साथ उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेट होंगे उस पर उनको बिजली मुहैया की जाएगी, और बिजली मुहैया करने के बाद जो बिटकॉइन माइनिंग फर्म जब बिटकॉइन को बनाएंगी यानी कि माइन करेंगी, उसके बदले उनको बिटकॉइन ही मिलना चाहिए। तो मेरा ये हमेशा से पॉइंट रहता है कि जब बात की जाती है क्रिप्टो रिजर्व की, तो पाकिस्तान जब उनको बिजली सप्लाई करे तो अपनी टर्म्स कंडीशन में यही लिखा है कि हमें आप उसके बदले बिटकॉइन ही दें, यानी कि जो बिजली हम देंगे उनको बिटकॉइन माइनिंग फर्म्स को, उसके बदले पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास बिटकॉइन आने चाहिए। अच्छा, जहाँ तक ये बात की जा रही है क्रिप्टो रिजर्व की, ये आपको पता है आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक भी, और दुनिया में कई ममालिक में जैसे जॉर्जिया की मैं बात करूँ, छोटा सा मुल्क है, उसके पास भी जो है वो 66 नंबर्स ऑफ BTC मौजूद हैं। इसके अलावा भूटान है, एल सल्वाडोर है, चाइना, USA, अब यूएई मिडिल ईस्ट भी इस वाली जो है वो रेस में शामिल हो चुका है। तो ये चीज़ देखना कि पाकिस्तान किस तरह अपने आइंदा 5 साल 10 साल में वो क्रिप्टो रिजर्व बना सकता है, अपने डिजिटल असासा को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ताकि आने वाले दिनों में ये जो हमें चैलेंजेस हैं, IMF के कर्जे और बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं, हम उनसे निपट सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आज की मुलाकात थी और इससे पहले की जो स्टेप्स ले गए बहुत बेहतरीन स्टेप्स हैं, और इसमें क्रिप्टो काउंसिल को रुकना नहीं चाहिए किसी तौर पर भी।
सर आपने सही फरमाया, क्रिप्टो काउंसिल को नहीं रुकना चाहिए, लेकिन हमने ट्रेडिंग के हवाले से टैक्स का जिक्र किया, तो कितना कम होना चाहिए, एक तो ये भी वाजे कीजिएगा। दूसरा ये कि आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की है, तो आपने जेनजीज का भी जिक्र किया है, तो क्या ये बड़ा मकबूल है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है, ये हमारे यंगस्टर्स में पेनिट्रेट कर रही है, या फिर इसके अंदर वो जो ब्रोकर्स या जो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि एक सेविंग के हवाले से जो एक अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लोग इसको देख के इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? अच्छा देखें, एक तो बिलाल बिन साकिब का भी पहले से इनका तजुर्बा रहा है, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो हमारे पास ये जो वक्त हम जिस सदी में या जिस हम साल में बैठे हैं, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। आपको तो पता है कि क्रिप्टो करेंसी में हर 4 साल बाद एक सीजन आता है, यानी कि 2017 में आया, 21 में और अब 2025 में। इसमें लातादाद किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें बहुत पैसे बनाए जाते हैं। इससे पहले 17 में जब बनाए गए पैसे, वहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं थी, गवर्नमेंट ने वो वाला एक पॉइंट मिस किया। उसके अलावा जब 2021 में कोविड के बाद मार्केट में बहुत तेजी आई, सबने पैसे बनाए, तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट मद्देनजर रखते हुए इस दफा उन्होंने यही सोचा है कि आपके पास जो बुल रन जिसको हम कहते हैं, यानी कि हमारा सीजन जब आता है क्रिप्टो में, इसमें बहुत पैसे बन रहे होते हैं। जब पैसे बना रहे होते हैं, तो जब जो भी इंडिविजुअल, जो भी पार्टिसिपेंट या जो भी आपका ट्रेडर जब वो पैसे बना रहा होता है, चाहे उसका किसी भी उम्र से ताल्लुक हो, वो किसी भी एक्सचेंज से बना रहा होता है, अभी तक वो बात क्लियर नहीं थी कि उसका जो रिटर्न हम कहाँ फाइल करें। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की और आपने जो है वो इस साल के एंड तक अगर आप बना लेते हैं, उसको 50-60 लाख पे ले जाते हैं, तो जो 40-50 लाख का जो प्रॉफिट है, उसके ऊपर आप टैक्स कितना देना है, कहाँ देना है, ये किसी को नहीं मालूम था, और अभी भी नहीं मालूम है किसी को। तो ये बात वाजे कर देनी चाहिए कि जो भी इस पे कैपिटल गेन टैक्स, जो भी इस पे कैपिटल गेन करे, यानी कि प्रॉफिट बनाए, गवर्नमेंट शुड चार्ज सम टैक्सेस। अब वो टैक्स जो मैं कहता हूँ इंडिया की तरह इम्पोज ना करे, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा किया। साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। अफरोज मर्चेंट साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आज की एक गुड न्यूज़ शेयर करना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में हाईएस्ट लेवल दोबारा रिकॉर्ड किया गया है, 1,21,000 से भी मार्केट तजावुज़ कर गई। क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के नंबर्स के लिए, और ख़ासकर ये हायर साइड ऑफ मार्केट का जाना 1,21,798 पॉइंट्स का रिकॉर्ड हाई बनाना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखें, 2 रोज पहले मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था 120,000, और आज दोबारा जो है वो मार्केट ने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो अब तो जितने भी पॉइंट्स हर रोजाना इंक्रीज होते तो वो नया रिकॉर्ड ही होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इसमें चीजें हैं। जब मैं हायर साइड ऑफ मार्केट की न्यूज़ देती हूँ और बताती हूँ, तो यकीनन ये हर 2 दिन बाद हो रहा है, लेकिन बहुत मजा आता है इसके अंदर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हम देखें कि पाकिस्तान को कामयाबी हुई इंडिया के खिलाफ, तो ये सारे इंटरनेशनल IMF मॉनेटरी फंड ने भी हमें फंडिंग दी, और फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें फंडिंग दे रहा है। तो इंटरनेशनल जो एजेंसीज है, मैं समझता हूँ उनका पाकिस्तान पे अब ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो ये तो बहुत खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था हमारे मुल्क में, और बराबर के मुल्क में अगर जा रहा था, वहाँ कम होगा और हमारे यहाँ ज़्यादा होगा। आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब पाकिस्तान में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आज कंपेयर टू लास्ट ईयर और 2 years बैक। राइट। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं बजट से पहले। ख़ासकर हम अगर NFC अवार्ड के हवाले से बात करें तो इसके लिए भी एक कमेटी तश्कील दी गई है, और अगर हम बात करें गवादर पोर्ट के हवाले से तो तुर्किया को भी दावत दी गई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना और न्यू अलाइनमेंट के लिए जो है वो रोड मैप देना कितना ज़रूरी है? नहीं, बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि देखें, बलूचिस्तान अगर प्रोविंस है हमारा, तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है कि आउट ऑफ 1 ट्रिलियन 1,000 अरब जो हमारा जो डेवलपमेंट का बजट है, उसमें से 250 अरब बलूचिस्तान के लिए रखा है। तो ये तो बहुत खुशाइन बात है, और खैबर पख्तूनख्वा को भी जो है वो साथ लेके चल रहे हैं। हालांकि अगर उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन वो इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जिस तरह दूसरे प्रोविंसेस को दे रहे हैं। तो वो जो ये नेशनल NFC अवार्ड का जो है, तो उसमें भी वो शामिल होंगे। तो ये बहुत ही कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है मार्केट के लिए, पॉजिटिव न्यूज़ ही आ रही है
इंटरनली भी विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान जो पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ है वो सारी पॉजिटिव ही आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, इट मींस कि ट्रिगर्स ही ट्रिगर्स मौजूद हैं और ईद से पहले ईद मार्केट के अंदर नजर आती है। राइट, मैं हारून साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कहिएगा कि हम क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में माइनिंग के हवाले से आपने जिक्र किया, माइनिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं और आपने जिक्र किया कि अगर पाकिस्तान इसकी माइनिंग करता है तो बिटकॉइन पाकिस्तान को मिलना चाहिए। इसके हवाले से मजीद थोड़ी सी डिटेल बताइएगा कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बिटकॉइन नेटवर्क है ये कितनी बिजली कंज्यूम करता है पूरे साल की। पूरे साल बिटकॉइन नेटवर्क जो है 150 टेरावाट कंज्यूम करता है। अच्छा, अब ये जब 150 टेरावाट कंज्यूम करता है तो इसमें कहाँ कहाँ से दुनिया भर से इसमें माइनर जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं नेटवर्क के जरिए, और वो एक पजल सॉल्व करके हर 10 मिनट के बाद जो ब्लॉक बनता है बिटकॉइन का उसका एक रिवॉर्ड होता है जो आजकल के हिसाब से 3.125 बिटकॉइन है। यानी कि ये अपॉर्चुनिटी आपको हर 10 मिनट बाद नजर आ रही होती है। अगर आप उसका जायजा लें तो पता चला कि फाउंड्री यूएसए जो है इस वक्त सबसे बड़ी एक माइनिंग कंपनी है जो यूएसए में टेक्सास बेस है, और इसकी जो परसेंटेज है यानी कि हर आप समझ लें कि एक दिन में 144 ब्लॉक बनते हैं और 450 बिटकॉइन माइन होके सर्कुलेशन में आते हैं। उसमें से 34% की जो कंट्रीब्यूशन है इस कंट्रीब्यूटिंग बाय द फाउंड्री यूएसए। उसके बाद और बहुत सारे इस तरह के माइनिंग पूल हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो लगे हुए हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि पाकिस्तान जो अपनी बात कर रहा है 2000 मेगावाट की, उसमें से वो 200 मेगावाट जो होगा वो तो चला जाएगा एआई सेंटर को, डेटा सेंटर को, ठीक है। बाकी रह गया आपका 1800 मेगावाट। तो अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान को कितनी मशीनें चाहिए होंगी, यानी कि वो कितनी फर्म्स को इनवाइट करे इस वाले प्लान में कि वहां पर वो मशीनें लगाई जाएं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान जमीन तो दे सकता है, पाकिस्तान एनवायरनमेंट भी दे सकता है, बिजली तो वो वैसे ही दे रहा है। बात आ रही है इसमें इन्वेस्टमेंट की, इसमें एक हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अब देखा ये जा रहा है कि 1 मेगावाट के ऊपर जो है तकरीबन 270 माइनर जो है मशीनें लगती हैं इसके ऊपर। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर आप इसको 2000 मेगावाट पे लेके जा रहे हैं तो ये तकरीबन कोई 3.5 लाख मशीनें चाहिए होंगी आपको। एक मशीन की जो कॉस्ट है वो $2200 से $2400 की होती है। जैसे इसके ऊपर चलेंगे वैसे वैसे। सर क्या लगता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी इसके ऊपर? देखिए पाकिस्तान तो इन्वेस्टर बन ही नहीं सकता ना, ये तो एक कंट्रोवर्सी आ जाएगी। पाकिस्तान जो है उसके ऊपर एक अपना मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट बना सकता है क्रिप्टो काउंसिल के अंदर रहते हुए, या किसी भी आईटी जो हमारी मिनिस्ट्री उसके हवाले कर सकता है। क्योंकि ये बड़ा काम देखें, इसमें तो एक तो ओपन ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कोई करप्शन के चांस आपको नजर नहीं आएंगे। सारी मशीनें कनेक्ट होंगी इंटरनेट से, सबके अपने आईपी एड्रेसेस होंगे। लेट सपोज अगर हमारे पास, मैं अगर माइनिंग फर्म बन जाता हूँ, मैं यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ 3 लाख मशीनें, उन 3 लाख के एड्रेसेस होंगे, वहां पर उसका एक वॉलेट बना होगा जिसमें सारे के सारे वो रिवॉर्ड आ रहे होंगे। उस रिवॉर्ड में से एक और वॉलेट में से निकल के एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, पाकिस्तान के एक वॉलेट में जा रहे होंगे। इन सबकी ट्रांसपेरेंसी होगी तो हर मिनट पे, हर घंटे में, हर दिन के हिसाब से एवरीबडी इन पाकिस्तान और ऑन द इंटरनेट एवरीबडी कैन वॉच व्हाट्स हैपनिंग ऑन द नेटवर्क के पाकिस्तान के अंदर जो माइनिंग का इन्वेस्टमेंट की गई है उसका हासिल क्या हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे फंड्स आते हैं, बैंक्स में चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कितने फंड्स कितने बैंक्स में आ गए। इसमें ऐसा नहीं होगा, आपके पास एक वॉलेट का एड्रेस होगा, वो पाकिस्तान का एड्रेस होगा। डीप सब्जेक्ट हारून साहब, आपने काफी डिटेल बताई हमें, इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट, और इसको समझने के लिए भी हम यकीनन एक डिटेल प्रोग्राम भी करेंगे क्रिप्टो के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं अफरोज मर्चेंट साहब से ही पूछना चाहूँगी। अफरोज साहब, हमारे पास बड़ी सारी एक हम कह सकते हैं ना ट्रिगर्स की ही बात कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद बताया कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है कि इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके अंदर इन्वेस्टर्स का जो एक कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ख़ासकर ये एक स्टेबिलिटी की तरफ है, यानी कि एक पायदार तरक्की की ज़मानत हो रही है। इसके हवाले से बताएं कि आपको क्या लगता है, और बजट भी आने वाला है, ईद भी है, तो ऑफ कोर्स तमाम जो एक मईशत के इशारे हैं वो एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ। देखिए हमारे जो टैक्सेशन में ये भी बातचीत हो रही है कि वो रैशनलाइजेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, डिफरेंट टैक्स रेट्स है, तो रैशनलाइज करेंगे तो ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू भी ज़्यादा हासिल होगा और एक इक्वल बोझ होगा। ये कि डिफरेंट टैक्स रेट्स अभी जो चल रहे हैं वो एक ही स्टैंडर्ड हो जाएगा जो सुनने में आ रहा है। वो मैं समझता हूँ मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होगा। और कोई ऐसी चीज़ नहीं, देखें आज भी हमारी मार्केट प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स पे देखें तो 6 की प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है।
यानी आप देखें कि आई वाज जस्ट कंपेयरिंग विद इंडिया कि वो 22 पे करी थी, 3.5 गुना ज्यादा महंगी है। तो हमारी मार्केट आज भी बहुत सस्ती है और मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा इस साल कोई इंडेक्स में पीछे जाने का कोई रुझान हो। ये आगे ही जाएगा और 1.5 लाख मैं समझता हूँ दिसंबर तक इंडेक्स 1.5 लाख तक पहुंच सकता है। अच्छा सर, पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लवाए के हवाले से भी जो है वो कुछ न्यूज़ चल रही है, तो कितना % होगा, कुछ आप क्या समझते हैं, क्या फोरकास्ट है इसकी? और ख़ासकर अगर हम थोड़ा सा इस बजट के हवाले से बात करें तो ऑफ कोर्स पेट्रोलियम प्राइसेस भी थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इससे इन्फ्लेशन पुश होने के इम्कानात हैं? एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्या पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, कार्बन लेवी की जो बातचीत जो सुनने में आ रहा है वो मामूली सा है, 2 रुपीज पर लीटर की बात की जा रही है, जो कि आई थिंक अफोर्डेबल होगा। और दूसरा देखें, अब जब हमारे 11.5 ट्रिलियन इस साल हमारा अभी जून खत्म होगा तो रफली 11.5 ट्रिलियन हमें हासिल होंगे और 14.3 ट्रिलियन का IMF से जो बातचीत भी जो मीडिया में आ रहा है, अब वो हमें 20 से ज़्यादा टैक्स भी हासिल करना है इस साल। देखिए, हमें डिफेंस के लिए भी एक जितना हम पोर्शन रखते थे उससे ज़्यादा हमें इस साल रखना होगा। और ये पेट्रोलियम लेवी जो है, इससे कार्बन लेवी से तो नहीं, लेकिन पेट्रोलियम लेवी से हमें जो है वो 88 अभी जो 78 रुपीज़ है, मैं समझता हूँ उसको 100 रुपीज़ पर ले जाएंगे। तो पेट्रोलियम लेवी जो है वो किसी तरह बजट जो है वो हमारे लिए हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन जो टारगेट है 5 to 7% वो उसी में रहेगा और IMF की जो रिक्वायरमेंट है वो बजट भी हम वो हासिल कर लेंगे। राइट, अफरोज साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की। ऑफ कोर्स बजट के अंदर कुछ टैक्सेस इंप्लीमेंट हो सकते हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें हमारे बेटरमेंट के लिए होंगी। खासकर बेस बढ़ने से हमारे ऊपर जो टैक्स का बर्डन है वो कम होने के इम्कानात ज़्यादा इस बार दिखाई दे रहे हैं। दैट्स इट, इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।